बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटो बेटियों अस्सलाम वालेकुम। आज हम आगे जाने से पहले एक चीज़ थोड़ी छोटी सी आपको बता दूं। पेज 7 पे वहाँ पे आपकी बुक में जहाँ पे वो टेबल सा बना हुआ है, एलिफेंट बना हुआ है और बर्ड बना हुआ है, बर्ड के नीचे यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जैसे आपने स्ट्रक्चर बनाया था एडेनिन ग्वानिन का, उस तरह का स्ट्रक्चर है, उसको भी तैयार कर लीजिएगा। जो तरीका मैंने एडेनिन ग्वानिन का याद करने का बताया था वही तरीका इसको याद करने का है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग डेली का लेक्चर डेली तैयार कर रहे हैं। कीप इन माइंड एट द एंड ऑफ द चैप्टर देयर विल बी अ टेस्ट, सो बी रेडी। नाउ let us proceed to our next lecture, which is excretion in earthworm. यहाँ पे आपको मैं पहले एक MCQ बता दूँ बोर्ड में। अगर आपको आता है MCQ about planaria, excretory structures in planaria, they are protonephridia. प्रोटो का वर्ड साथ ज़रूर लिखा होगा, अकेला ये वाला नेफ्रिडिया नहीं लिखा होगा। वहाँ पे प्रोटोनेफ्रिडिया लिखा हो या फ्लेम सेल लिखा हो, उनमें से कोई एक होगा वर्ड, वो प्लेनेरिया के लिए है। और अगर अर्थवर्म आता है तो अर्थवर्म के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स या तो ये कहा जाएगा आपसे मेटानेफ्रिडिया का पूछा जाएगा, या सिंपल नेफ्रिडिया भी लिखा हुआ है। दी सिंपल नेफ्रिडिया दे आर नॉट मेंट फॉर प्लेनेरिया, दे आर मेंट फॉर ओनली फॉर अर्थवर्म। तो अर्थवर्म के लिए नेफ्रिडिया MCQ लाजमी याद रखिएगा। तो ये जो अर्थवर्म है, इट इज़ ए सेगमेंटेड वर्म। इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हैं, एक पीस है, दरमियान में ये दीवार है, सेप्टम है, और फिर अगला सेगमेंट है इस दीवार से लेके अगली दीवार तक, फिर इसके बाद अगला सेगमेंट होगा, अगला सेगमेंट होगा। That is why these animals are called segmented worms. So earthworm is a segmented worm, and they also have a tubular excretory system because it is a tube like structure है। इसकी जो excretory structure है, ये वाली सारी ट्यूब है, तो ये इसका tubular excretory structure system है। This system is called metanephridium, and metanephridia जो है they are present in pairs, one pair in each segment। तो एक सेगमेंट में मैंने एक एनलार्ज करके आपको एक बड़ा सा दिखा दिया हुआ है मेटानेफ्रिडियम पूरा ये। अदरवाइज इस तरह के दो होते हैं एक सेगमेंट में, एक यहाँ पड़ा होता है, एक यहाँ पड़ा होता है। तो इन ईच सेगमेंट 2 मेटानेफ्रिडिया प्रेजेंट। मैं अब आपको आगे दिखाता हूँ ज़रा सा। A pair of metanephridia in each segment present, and each metanephridium is enveloped by, it is covered by a network of blood capillaries। ये देखिए लाल रंग की मैंने ये नाली सी, यहाँ पे ये नाली ऐसी, ये सारा पूरा जाल है लाल रंग की नालियों का, इसकी ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द। तो ट्यूब्यूल को कवर किया हुआ, ढांपा हुआ है ब्लड कैपिलरीज ने, और इसका बाद में बताता हूँ कि इसका पर्पस क्या है। एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन दीज एनिमल इज़ मोस्टली अमोनिया। ये यहाँ पे हमारी बुक ने मेंशन तो नहीं किया हुआ, मैंने मोस्टली इस सेंस में लिखा है कि अर्थवर्म मोस्टली दे आर फाउंड इन डैम्प प्लेसेस, इन मॉइस्ट एरियाज, इवन इन वाटर। तो वहाँ पे आपको याद है वाटर वाले इन्वायरमेंट में जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो एमोनिया है। अदरवाइज रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर में अगर ड्राई सॉइल में रह रहा है तो वहाँ पे फिर यूरिया भी है बाज़ अर्थवर्म में। तो सिंपली हम यही कहेंगे यहाँ पे एमोनिया। अब हम एक मेटानेफ्रिडियम के पार्ट्स मैं आपको पहले डायग्राम से शो कर दूँ। दिस इज़ फनल लाइक पार्ट। तो ये फनल लाइक पार्ट जो है विच कंटेन्स ए पोर हेयर, और इसको कवर किया हुआ यहाँ पे सीलिया ने, ये बारीक से धागे हैं। दिस इज़ कॉल्ड नेफ्रिडियोस्टोम और नेफ्रोस्टोम, दोनों ठीक हैं।
नेफ्रोस्टोम कह दीजिए या नेफ्रिडियोस्टोम कह दीजिए, तो ये कलेक्ट करते हैं वेस्ट को। इट इज़ इमर्स्ड, ये डूबा हुआ है। यहाँ पे ना हर सेगमेंट इसके पेट के अंदर जो इसकी बॉडी कैविटी है, उसकी बॉडी कैविटी में सिलोमिक फ्लूइड है। इसकी बॉडी कैविटी को, इसके अंदर जो बॉडी के अंदर स्पेस है, इसे सिलोम बोलते हैं। सिलोम के अंदर जो लिक्विड सा होता है बॉडी के अंदर, इट इज़ कॉल्ड सिलोमिक फ्लूइड। और उसी सिलोमिक फ्लूइड के अंदर इसके वेस्ट होते हैं, तो पानी है और अमोनिया वगैरह है वो यहाँ अब्जॉर्ब होगा। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल, फर्स्ट पार्ट ऑफ मेटानेफ्रीडियम इज कॉल्ड नेफ्रोस्टोम। और नेफ्रोस्टोम से ऑनवर्ड आगे ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है सारी, ये वाली, ये सारी बारीक सी नाली। यहाँ से ऐसे बल खा के आपने इसको ऐसे बल दे के इसको यहाँ से वापस ले आना है, और वापस ला के ये ट्यूब्यूल आगे आके ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है यहाँ पे थोड़ी थिक हो गई, मोटी हो गई हुई है, एंड इट इज़ कॉल्ड ब्लैडर। ये जो चौड़ा हिस्सा है इसका, ये ब्लैडर कहलाता है। और ब्लैडर जहाँ पे एंड होगा उसकी स्किन के अंदर यहाँ पे एंड पे सुराख है, जहाँ से वेस्ट को बॉडी से बाहर रिमूव करेगा, और उस सुराख का नाम है नेफ्रिडियोपोर। तो नेफ्रिडियोपोर के ज़रिए से वेस्ट को बॉडी से रिमूव करेगा। तो अब मैं आपको इसके पार्ट्स दिखा रहा हूँ। मेटानेफ्रीडियम कंटेन्स नेफ्रोस्टोम, इंटरनल बॉडी के अंदर है, सीलिएटेड है, सीलिया इसके फनल लाइक है, ये इंटरनल ओपनिंग है, उसमें सुराख हैं, इमर्स्ड इन सिलोमिक फ्लूइड, और वो सिलोमिक फ्लूइड के अंदर डूबा हुआ है ये नेफ्रोस्टोम जो है। और देन कॉइल्ड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, कॉइल्ड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल थिन बारीक सी नाली है। ट्रांसपोर्ट एंड रीअब्जॉर्ब इसका फंक्शन है। यानी वो वेस्ट और वाटर जो इसने अब्जॉर्ब किए हैं वो फनल लाइक एरिया ने अब आगे ट्यूब्यूल में चला गया, कॉइल्ड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, और ये इसको आगे ट्रांसपोर्ट करेगी वो ट्यूब्यूल। और उस रास्ते में जब गुजर रहा है, इसकी नाली के अंदर से दीवारों के ज़रिए से अब्जॉर्ब हो जाएंगे काम की चीज़ें जो होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल साल्ट चाहिए, वाटर काम का जा रहा है साथ, वो अब्जॉर्ब हो जाएंगे, स्पेशली साल्ट्स बैक इनटू ब्लड, वहाँ पे ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाएंगे। और ब्लड की कैपरीज वहाँ पे हैं इर्द गिर्द, मैंने अभी कहा था, वो ब्लड कैपरीज जो हैं वो अब्जॉर्ब कर लेंगी, और फिर आगे वो ट्यूब से चलता हुआ जो बाकी जो लिक्विड वेस्ट है वो चला जाएगा ब्लैडर में। और ब्लैडर में ब्लैडर थिक है, टेम्पररी स्टोरेज है, ये इसकी मैंने अभी कहा था ये चौड़ा सा हिस्सा है, और आर्जी तौर पे स्टोर करता है। वो ये ट्यूब्यूल का वो पार्ट है जो यहाँ पे जाके वेस्ट कुछ देर के लिए स्टोर रहेंगे, और फिर फाइनली थ्रू नेफ्रिडियोपोर दे विल बी रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी, और वो वेस्ट फिर बॉडी से रिमूव कर दिए जाएंगे। अब मैं मैकेनिज़्म आपको दिखा रहा हूँ। मैकेनिज़्म वो आपको शो कर रहा हूँ। ये मैकेनिज़्म जो है नेफ्रोस्टोम कलेक्ट्स सिलोमिक फ्लूइड। अब नेफ्रोस्टोम ने, मैंने कहा है, सीलिया के ज़रिए से सिलोमिक फ्लूइड को कलेक्ट किया, और कलेक्ट करने में हेल्प की है सीलिया ने। सीलिया इर्द गिर्द सीलिया पड़े हुए हैं। अभी एक मरतबा फिर मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ जो ऊपर हमने शो की थी। ये देखिए, मैंने कहा था ये सीलिया जो हैं ये मूवमेंट करते रहते हैं, और इनकी मूवमेंट से वो जो सिलोमिक फ्लूइड में से लिक्विड और उसके अंदर जो अमोनिया है वो इसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा। यहाँ से फिर ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा इस ट्यूब्यूल के ज़रिए से, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के ज़रिए से आगे ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है, और रास्ते में इसकी दीवारों में से कुछ चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो रही हैं, वापस जा जो काम की चीज़ें हैं उनको दोबारा खींच लिया जाता है वापस
इसकी दीवारों से बाहर निकलेगा तो बाहर खून की नालियाँ पड़ी हुई हैं, कैपरीज हैं, वहाँ अब्जॉर्ब हो जाएगा और यहाँ से फिर वो लिक्विड जो है वो वेस्ट जो है आगे चला जाएगा इन दिस थिक एरिया कॉल्ड ब्लैडर, और ब्लैडर में से फिर कुछ देर टेम्परेरी स्टोर रहेगा और देन इट विल बी रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू नेफ्रिडियोपोर, इस पोर के ज़रिए से बाहर चला जाएगा। अब वापस हम जा रहे हैं उसी लाइन पे, हम इख्तिताम की तरफ इस टॉपिक के। तो ये देखिए सिलोमिक फ्लूइड, नेफ्रोस्टोम कलेक्ट सिलोमिक फ्लूइड मूव्स अलोंग द ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल में आगे चला गया। एपिथेलियम रीअब्जॉर्ब, वो जो उसकी दीवारें हैं ट्यूब्यूल की, रीअब्जॉर्ब साल्ट्स फ्रॉम द ल्यूमन, ल्यूमन कहते हैं पाइप का जो सेंटर होता है वो जो ट्यूब का, वहाँ से अब्जॉर्ब करके वापस निकाल लिया जाएगा बाहर, और बाहर खून की नालियाँ पड़ी हुई हैं बैक इनटू ब्लड कैपरीज। और बाकी जो लेफ्ट ओवर जो बाकी बचा साल्ट निकल जाने के बाद जो बाकी बचेगा इट इज़ कॉल्ड यूरिन, एंड यूरिन कंटेन्स नाइट्रोजनस वेस्ट जिसको हमने एमोनिया कहा था, स्टोर टेम्परेरी इन ब्लैडर, वो जो चौड़ा हिस्सा है वहाँ पे, एंड फाइनली द वेस्ट आर एक्सक्रीटेड थ्रू नेफ्रिडियोपोर। तो ये हमने अर्थवर्म को एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं कॉकरोच को एक्सप्लेन कर दूँ। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। इट इज़ आल्सो an important long question, excretion in cockroach. Cockroach, we know it is an insect, belongs to phylum Arthropoda, and its excretory organs are Malpighian tubules. This is another MCQ स्टार हमने बना दिया हुआ है वो। अब आपके पास एक MCQ हो गया, प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स इन प्लेनेरिया। देन हमने कहा इन अर्थवर्म it is nephridia or metanephridium in earthworm, and in cockroach, in insects it is Malpighian tubules। अभी आपको दिखाऊंगा Malpighian tubules भी, बल्कि ये देखिए यहाँ पे मैंने ये लाल रंग की tubules आपको शो कर दी हुई हैं। These are called Malpighian tubules। ये बारीक बारीक नालियाँ हैं जो वेस्ट को कलेक्ट करती हैं। Nitrogenous waste in insects we all know it is uric acid, and which body parts of the cockroach are involved in the excretion of uric acid? First is hemocoel. Hemocoel is the body cavity of insects. It is a hemo, blood को बोलते हैं। It is blood filled, यहाँ खून ओपन फिर रहा होता है, इसके पेट में खुला फिर रहा होता है, जबकि हमारा खून बंद होता है नालियों के अंदर, इनका ओपन फिर रहा होता है। तो hemocoel blood filled body cavity है, और वो जो इनका ब्लड है उस कैविटी के अंदर it is called hemolymph। जैसे हमारा ब्लड होता है लाल रंग का, इनका रेड कलर का नहीं होता है, इनके ब्लड को हीमोलिम्फ बोलते हैं। और अंदर स्पेसेस हैं बॉडी के अंदर, वहाँ पे फिर रहा होता है इनका ब्लड। और एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो हैं दे आर Malpighian tubules। और कहाँ पे हैं? हाइंड गट वाली जगह पे होते हैं। हाइंड गट, गट बोलते हैं गज़ा की नाली को। गट का फर्स्ट पार्ट ये देखिए, ये गज़ा की नाली शुरू हो रही है यहाँ माउथ वाले एरिया से, इसे कहते हैं फोर गट, FORE, पहला हिस्सा। और ये इसका मिड गट है, मिड गट वाला एरिया यहाँ पे है, ये मिड गट हो गया, ये सारा फोर गट था, ये फोर गट है, यहाँ पे मिड गट है। और आगे यहाँ से आगे इस जगह से आगे ये एंड तक इट इज़ हाइंड गट, आखिरी हिस्सा जो है गट का। तो Malpighian tubules जो हैं हाइंड गट के स्टार्ट में अटैच हैं, मिड गट एंड हो रहा होता है, हाइंड गट स्टार्ट हो रहा होता है, वहाँ पे होते हैं Malpighian tubules। तो आगे चलते हैं डायग्राम से नीचे वाले हिस्से पे। अब इसके मैकेनिज्म की तरफ हम जा रहे हैं। ये ज़बरदस्त MCQ है। इंसेक्ट्स आर द ओनली एनिमल्स इन द वर्ल्ड हुज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, यानी इनके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कौन है? Malpighian tubules। तो दे आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इंसेक्ट्स के, दे आर अटैच टू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, गज़ा की नाली के साथ अटैच हैं इनके डाइजेस्टिव, इनके जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं। तो वाहिद एनिमल है दुनिया में जिनका एक्सक्रीटरी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है, लिंक्ड है, अटैच है। और एलिमिनेट एक्सक्रीटरी वेस्ट, ये फिर अपने वेस्ट को, क्या है इनका वेस्ट? एक्सक्रीटरी सिस्टम का वेस्ट यूरिन होता है आमतौर पे। तो एक्सक्रीटरी वेस्ट को डाइजेस्टिव वेस्ट से के साथ इकट्ठा मिला के बाहर रिमूव करते हैं सिर्फ ये एनिमल्स दुनिया के। और डाइजेस्टिव वेस्ट जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? फीसेस। आपको एक दिलचस्प एक बात भी बता दूं, ये आपके बहुत सारे लोगों के काम आएगी।
फीसेस को हम आम ज़बान में पखाना बोलते हैं ना, तो पेशाब वाले वेस्ट जो हैं पखाने वाले वेस्ट के साथ रिमूव कर रहा है ये एनिमल, सिर्फ ये एनिमल। अब फीसेस को याद रखिएगा, बड़े बहुत सारे हम में से काठे अंग्रेज़ हैं और वो इंग्लिश में वो कह रहे होते हैं वो जी मैं कॉलेज की फ़ीसेस जमा कराऊँ ज़रा, मैं आ रहा हूँ, फिर मैं आ रही हूँ। तो वो फ़ीसेस मीन्स पखाना, ख्याल कीजिएगा। तो जब इंग्लिश में हमने कहना है तो फ़ी बोलने हैं, मैं फ़ी सबमिट करवा के आ रहा हूँ, फ़ी जमा करवा के आ रहा हूँ, या उर्दू में कह दीजिए फ़ीस जमा करवा के आ रहा हूँ। ये फ़ीसेस को ध्यान दीजिएगा, आइंदा जो हो गया हो गया। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन की तरफ जा रहे हैं एंड पे हम। ये डायग्राम थोड़ी सी मज़ीद आपको क्लियर कर दूँ। ये इसकी गट चलती आ रही है उधर से, फोर गट और मिड गट, और यहाँ से हाइंड गट स्टार्ट हो रही है। हाइंड गट के साथ मैलपिजियन टिब्यूल्स, इस तरह के टिब्यूल्स, नालियाँ सी, गुच्छा होता है, मैंने एक दो दिखा दिए यहाँ पे, ये अटैच हैं बहुत सारे यहाँ पे। आगे हाइंड गट है, ये सारी आगे हाइंड गट है और हाइंड गट का एंड जो है वो रेक्टम कहला रहा है। तो हुआ क्या, इसके बॉडी सेल्स ने अपना वेस्ट प्रोड्यूस किया, ये बॉडी सेल्स हैं, इसको सेक्रीट कर दिया, इसको रिमूव कर दिया बॉडी सेल्स ने अपने इर्द गिर्द का मतलब इस नाली के इर्द गिर्द पेट के अंदर जो ब्लड भरा हुआ है, तो ब्लड का नाम हीमोलिम्फ है, तो हीमोलिम्फ के अंदर मिक्स कर दिया इसके यूरिक एसिड को। तो यूरिक एसिड और उस हीमोलिम्फ में कोई साल्ट्स और वाटर, दे ऑल आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द मैलपिजियन टिब्यूल। मैलपिजियन टिब्यूल के बाहर वाली दीवार के जो सेल्स हैं उन्हें बोलते हैं एपिथेलियल लाइनिंग। लाइनिंग कहते हैं दीवार को, सेल्स की दीवार। तो दिस इज एपिथेलियल लाइनिंग, ये वाले सारे एपिथेलियम है। तो ये तीनों चीज़ें, यूरिक एसिड, साल्ट, वाटर, इनको यहाँ बताया तो नहीं हुआ। यूरिक एसिड को कन्वर्ट किया जाता है एक और फॉर्म में, बहरहाल हम यहाँ पे यूरिक एसिड नाम लेंगे। इनको भेज दिया गया इन सेल्स में, और सेल्स ने भेज दिया फिर इस नाली के सेंटर वाले खाली पाइप का, जो खाली जगह होती है उसे हम ल्यूमन बोलते हैं। ये हमने लिखा हुआ नंबर 4 पे ल्यूमन में। और ल्यूमन ने फिर इन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर दिया, भेज दिया हाइंड गट में। हाइंड गट में जब गया तो हाइंड गट का हमने कहा कि लास्ट हिस्सा जो है वो इट इज़ रेक्टम। रेक्टम फिर क्या करेगा, ये लिखा हुआ है हमने, रीअब्जॉर्ब साल्ट एंड वाटर। जो जिस्म को साल्ट और वाटर चाहिए उनको वापस जिस्म में भेज देगा, इनकी दीवारों से वापस जिस्म के अंदर, इनके ब्लड के अंदर, यहाँ से और यहाँ से वापस भेज दिया गया। और जो बाकी बचेगा, क्योंकि हमने कहा था दीज इंसेक्ट्स दे आर फाउंड इन एरियाज ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर, जहाँ पे दुनिया में बहुत ही कम पानी है, ऐसे एरियाज़ में तो इनको पानी तो पहले ही कम मिलता है, तो पानी इनके वेस्ट के साथ बॉडी से रिमूव नहीं होना चाहिए, लिहाजा वाटर रीअब्जॉर्ब हो गया, साथ साल्ट भी इनको चाहिए, वो भी रीअब्जॉर्ब हो गए। व्हाट इज़ लेफ्ट बिहाइंड, इट इज़ यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड जो है वो सॉलिड फॉर्म में, ऑलमोस्ट सॉलिड फॉर्म में, बहुत ही कम पानी साथ बाहर जाएगा, तो क्रिस्टल दानेदार शक्ल में अलॉन्ग विद द फीसेस, इनके बॉडी के डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ, पखाने के साथ सॉलिड फॉर्म में, यहाँ क्रिस्टल फॉर्म में जिस्म से रिमूव कर दिया जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। फाइनली इम्पोर्टेंस की एक लाइन बता दूँ, यूरिक एसिड एक्सक्रीशन, it is very important for insects that they must have to excrete uric acid. They don't have to excrete ammonia or urea, because uric acid excretion it is an adaptation. ये इन्होंने अपने आप को माहौल के मुताबिक ढाला हुआ है। इन acute shortage of water, जहाँ पे शदीद पानी की कमी है, this is an adaptation, this is a benefit to these insects. They live in the areas where supply of water is very acute, very short, so they live there happily and successfully, ताकि क्योंकि इन्होंने यूरिक एसिड को रिमूव किया है, पानी बच गया जिस्म में, और ये कामयाबी से वहाँ रह रहे हैं यूरिक एसिड प्रोड्यूस करके। ये इसकी इम्पोर्टेंस का भी हम लाइन लिख देंगे। तो आपने इनके सेंटेंसेस बना के लिखने, नंबर 1 के बॉडी सेल्स दे रिमूव यूरिक एसिड, एंड देन दिस यूरिक एसिड कम्स इन hemolymph. Hemolymph then remove salts and water and uric acid into the lining, epithelial lining surrounding the
Malpighian tubule, this lining, these epithelial cells, then transfer these salt, water and uric acid into the lumen. Lumen then transfer the materials into gut, and gut transports finally into rectum. Rectum stores for some time, and during this storage some salts and water which are required to the body, they are reabsorbed, and then finally the waste are removed in solid crystal form, this uric acid along with the feces. दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सक्रीशन इन कॉकरोच. तो बच्चों यहाँ पे आज का टॉपिक एंड हो गया हुआ है. सी यू टुमारो इंशाल्लाह. तब तक अल्लाह हाफिज़.